सबको सुनाई दे रही है। एंड Yes, sir. yes, today sir we discussed about the recent circulars, तो नहीं बोल सकते, बट जो अभी नाबार्ड की एक्सपेक्टेशन है, असेसमेंट, देन कंप्लायंस में टाइमलाइन, एंड रिसेंटली 2025 में अभी जो ऑडिट की जो गाइडलाइन एक आई है 13 ने, अभी तक हमारे पास कोई भी गाइडलाइन नहीं थी कि ऑडिटर क्या चाहिए, कैसा चाहिए, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो सारे थोड़े पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। ये एक सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं कि जिसमें नाबार्ड के हिसाब से उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी जो ऑब्जर्वेशन आती है उसका कंप्लायंस, एंड वहां पे जैसे हमें सी साइड जी की तरफ से एडवाइजरी अलर्ट आती है, उनका एक्शन टेकन रिपोर्ट कैसे बनाना है, वो एक्शन टेकन रिपोर्ट कैसे फॉर्मेट में बनना चाहिए, उसमें हमें क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ बैंक, तो वो सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। सो टुडे वी स्टार्ट विद द नाबार्ड गाइडलाइन। कि नाबार्ड की जो गाइडलाइन सर आपने बहुत बार सुना होगा, लेवल 1 2 3। अभी तो सर गैप असेसमेंट स्टार्ट हो गया है। गैप असेसमेंट में बहुत सारी बैंकों में अभी असेसमेंट भी हो गया है, रिपोर्ट भी आ गया उनके पास से, और आप कंप्लायंस भी कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी भी बैंक है जिनको अभी डिजिटल बैंकिंग के लिए परमिशन चाहिए कि मुझे इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना है, मुझे मोबाइल बैंकिंग में स्टार्ट ऑनबोर्ड करना है हमारी बैंक को, या कोई ऐसी भी बैंक होगी जिनको डायरेक्ट मेंबर बनना है सीपीएस, सेंट्रल पेमेंट सिस्टम, खुद के आईएफएससी कोड के साथ। तो अब सब में मैंडेटरी एक साइबर सिक्योरिटी जो पोस्चर है, जो फ्रेमवर्क है, वो इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी फ्रॉम द नाबार्ड। अगर आप ऑनलाइन भी अप्लाई करेंगे तो वहां पे भी ये चेकलिस्ट में लिखा गया है कि आपको ये सारे पहले पॉइंट कंप्लाइड है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस थिंग्स। कि आप अगर मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जो बैंकें यूज कर रही है उनके लिए जो एप्लीकेबल गाइडलाइन है वो सारे पहले कंप्लाइड कीजिए, एंड देन आप अप्लाई कीजिए। वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो सर आज से 5 साल पहले और अभी बहुत फर्क आ गया। फर्क वो है सर कि पहले इतना मतलब कि जो फॉलो ऑफ्स, जो हमसे स्टेटस मांगते थे, वो आज से 5 साल पहले इतना नहीं था रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी मास्टर सर्कुलर्स। बट आज के दिन सर हर एक चीज में उनकी तरफ से परमिशन के लिए बार बार उनसे मेल आ रहा है, बार बार उनसे। अभी तो दक्ष प्लेटफॉर्म भी है कि जहाँ पे भी आप अपना काम करना मैंडेटरी है, कि वहां पे भी हमें सबमिशन करना है। और बहुत सारी बैंकों में अभी जो नाबार्ड की भी एक्सपेक्टेशन लेवल से अभी ऊपर है, कि लेवल से ऊपर यानी कि पहले ऐसा था कि सिर्फ आपने ये इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया, आपने ये गाइडलाइन के हिसाब से आपके यहाँ पॉलिसी बनाई कि नहीं बनाई, पहले तो वो बात चलती थी। अब पॉलिसी के आगे चले गए, पॉलिसी के बाद अब आपने इम्प्लीमेंटेशन किया, एंड सर आपको पता ही है कि विदाउट प्रूफ अब कुछ भी एक्सेप्टेंस नहीं है। नहीं, आपने अगर इफ यू इम्प्लीमेंटेड द थिंग्स, पहले एक सर्कुलर आया, सर्कुलर के बेस पे पहले आपने क्या पॉलिसी बनाई, पॉलिसी के हिसाब से आपके यहाँ क्या एसओपी है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर की, ये जो सर्कुलर है उसको कैसे कंप्लाइंट करेंगे, वो प्रोसेस क्या आपने बनाई है। और वो प्रोसीजर के बाद वहां पे आता है कि अब आपने ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की है, तो अब आप बोर्ड में रिव्यू किया है, आपकी कमेटी में रिव्यू किया है, आईटी कमेटी में सीसो ने रिव्यू किया है कि हमारे यहाँ क्या हुआ है, क्या बाकी है, उसकी डेडलाइन क्या है, टाइमलाइन क्या है। और आपको पता ही होगा सर बहुत सारी बैंकों में अभी जो इंसिडेंट हुए हैं, साइबर अटैक्स, हैकिंग, तो वो सब जगह भी अभी थोड़ा इनका फोकस सर। अभी रिसेंटली आपको वो एक सिटीजन पोर्टल जो नेशनल क्राइम है वो एपीआई के साथ इंटीग्रेशन करना है विद द सीबीएस। तो अब एक्सटर्नल एजेंसी भी आपके साथ जुड़ रही है, आपके सीबीएस के साथ, आपके इकोसिस्टम के साथ, कि नहीं हम लोग भी आपके साथ इंटीग्रेशन करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आज से 5 साल पहले नहीं थी, पर नाउ डे इट्स अ मैंडेटरी कि हमें करना ही है। तो उसी के लिए आज का हम वेबिनार एक बेसिक से शुरू कर रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी जो गाइडलाइन आई थी, फ्रेमवर्क हमें आया था, उस हिसाब से धीरे धीरे उन्होंने भी अपडेशन किए, बहुत सारे सर्कुलर उन्होंने भी निकाले। और आपको रेगुलर बेस पे जो आरबीआई की तरफ से अभी एडवाइजरी अलर्ट इशू हो रही हो तो आपको आ रही होगी
कि कहीं पे इंसिडेंट हुआ तो उसकी एडवाइजरी अलर्ट के हिसाब से आपको आ रहा है। तो उस हिसाब से भी हमारे यहाँ हमें कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, हमारा एक्शन रिपोर्ट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें भी हमें वहां पे करनी है। तो ये जो गाइडलाइन है उसका हम लोग प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं, एंड इन बिटवीन आपको कहीं पे भी कुछ भी डिस्कशन करना है, कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो वी कैन डिस्कस हियर सर, कि जिससे हम लोग वो दूसरे भी हमारे जो पार्टिसिपेंट है उनको भी थोड़ा कहीं पे कंफ्यूजन है तो उनको क्लैरिटी मिलेगी। तो सर पहले मैं मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन, हमारी कंपनी का इंट्रोडक्शन, एंड देन विल स्टार्ट विद द गाइडलाइन सर। तो सर मैं रवि रावल, सीईओ ऑफ द टेकआउल इन्फोसेक टेक्नो साइबर। हम लोग 13 एम्पन ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग पिछले 10 साल से साइबर सिक्योरिटी के अंदर काम कर रहे हैं। इन बीएफएसआई सेक्टर बैंकिंग की अगर बात करूं तो वी हैव अ 350 प्लस क्लाइंट्स, कि जहां पे हम लोग आईएएस ऑडिट, VAPT ऑडिट, गैप असेसमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट फॉर द डेटा लोकलाइजेशन, सोर्स कोड ऑडिट, मोबाइल एप्लीकेशन ऑडिट, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन ऑडिट एंड कंप्लायंस रिलेटेड भी काम करते हैं। कंप्लायंस यानी कि नाबार्ड की तरफ से ऑब्जर्वेशन आया है कि ये हमें पॉलिसी ड्राफ्टिंग करनी है, उसके हिसाब से हमारे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो ये उस हिसाब से भी हम लोग पूरा एंड टू एंड सारा काम करते हैं। मतलब कि शुरुआत से लेके पॉलिसी ड्राफ्टिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन करना है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद वो हमें बोर्ड में कैसे रिव्यू करना है। जैसे कैलेंडर रिव्यू, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एवरी क्वार्टर हमें, क्वार्टर है उसके अंदर हमारे यहाँ क्या क्या इंसिडेंट हुए थे, या हमारे यहाँ क्या क्या ट्रेनिंग हुई है, हमारे यहाँ क्या चीजें हमने किया है, तो उसका एक कैलेंडर रिव्यू बनता है जो हमें बोर्ड में रिव्यू करना होता है कि इस क्वार्टर के अंदर हमने इतनी मीटिंग अटेंड की है, ये मीटिंग के बाद हमने इतने फिशिंग ड्रिल वगैरह हमारे यहाँ किया है, हमने ये एक आरबीआई का या नाबार्ड का एक ट्रेनिंग था वहां पे हम लोग गए, या वर्चुअली हमने वो किया है। तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड। तो वो कैलेंडर रिव्यू है जिसमें हमने फायरवॉल में क्या काम किया, पैच मैनेजमेंट में क्या काम किया, अभी जैसे एंड ऑफ लाइफ हुआ विंडोज 10 तो हमने अपग्रेडेशन कर दिया। अब 2027 में विंडोज 11 भी एंड ऑफ लाइफ हो रहा है, तो उसका आपने प्लान बनाया होगा। आपका एक बैंक का विजन होगा कि विजन के हिसाब से हमारे यहाँ इतने हार्डवेयर है जो एंड ऑफ लाइफ हो गए, तो उसको हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे, साइकिल हमारा कैसे चलेगा। तो ये सारी चीजें, एंड ये सारी चीजों के बाद हमारे यहाँ आता है वो है ऑडिट। ऑडिट के बाद उसका कंप्लायंस। तो वो अभी सब बैंकों के लिए एक ही चीज है कि हम ऑडिट, पहले तो हमें ऑडिट डिफाइन करना है, तो ऑडिट में एक स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करना, दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल द बैंक्स। तो स्कोप ऑफ वर्क पहले डिफाइन करेंगे कि हमारे यहाँ आईएएस ऑडिट में हम क्या कवर करेंगे। ऑलरेडी नाबार्ड ने ये सारी गाइडलाइन इश्यू कर दी आपको कि आपको कितनी ब्रांचें एवरी ईयर विजिट में कवर करनी है, कौन से इंफ्रा, कौन से टूल्स और कौन से क्रिटिकल एसेट को आपको ये सारी चीजों में कवर करना चाहिए। अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी में क्या कवर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग इन सर्कुलर सर। तो कोई भी ऐसी चीजें नहीं है कि जिनकी गाइडलाइन नहीं है, जिनका उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो हमारे पास सब कुछ क्लैरिटी है। बट नाउ अब सर जैसे नया फाइनेंशियल ईयर आएगा, आपको वापस नए फाइनेंशियल ईयर की आप ऑडिट की प्लानिंग करेंगे। अब ये करंट अभी फाइनेंशियल ईयर एंड होने आया तो उसका भी आपका ऑडिट हो चुका होगा या होने वाला होगा, उसका भी कंप्लायंस हमें विद इन अ फाइनेंशियल ईयर करना है। उसमें भी एक वर्किंग डेज होगा कि अगर क्रिटिकल इश्यूज है तो हमें इतने दिन में क्लोज करने। तो ये जो सारी चीजें हैं हमें प्रॉपरली ऐसे काम करना पड़ेगा कि जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के हिसाब से हमारा स्कोप ऑफ वर्क बनना चाहिए। स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से हमें क्या करना है कि अब ये स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से हमें ऑडिटर ढूंढना है। तो उसके लिए भी नाबार्ड ने आपको गाइडलाइन इशू की है कि ऑडिटर कहाँ से सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है। अब सर इसके ऊपर हमारे यहाँ 13 ने एक गाइडलाइन इशू की है कि ऑडिटी यानी कि बैंक है उनकी जिम्मेदारी क्या है और ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, कैसे काम करेंगे, कौन सी टीम रहेगी, कैसे क्वालिफाइड टीम आपके यहाँ सिलेक्शन होना चाहिए, सब कुछ एकदम क्लियर वहां पे दिया हुआ है। एंड इफ यू रिक्वायर्ड सर आप अपना मेल आईडी यहाँ पे मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए, मैं वो पॉलिसी ड्राफ्ट जो मैंने बनाया है बेस्ड ऑन दिस सर्कुलर मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके मेल आईडी पे। ये ऑडिट पॉलिसी 2025 के जो सर्कुलर आए ऑडिट 13 की तरफ से,
उस हिसाब से हमारी बैंक में क्या होना चाहिए, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑडिटर का सिलेक्शन होना चाहिए, ऑडिटर का मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऑडिटर हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या स्कोप में ऐड करेंगे, उसका कंप्लायंस कैसे करेंगे, सब कुछ वहां पे मेंशन होना चाहिए और उस बेस पे हमें सब कुछ करना है सर। तो ये सारी जो हमें कंप्लायंस वगैरह की जो गाइडलाइन है वो भी हमारे यहाँ कंप्लीट करनी है। तो सर ये जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से पहले तो स्कोप के बाद सर अभी हमने एज डिस्कस्ड कि अभी हमें क्या करना है कि हमें कंप्लायंस वगैरह भी वहां पे करना है। तो कंप्लायंस जैसे वीएपीटी है, एग्जांपल मैं ले रहा हूं, तो वीएपीटी के अंदर ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि अगर क्रिटिकल इश्यूज है तो विद इन 24 आवर्स वो कंप्लायंस होने चाहिए। क्रिटिकल इश्यूज यानी वीए के अंदर जो आपके यहाँ वल्नरेबिलिटीज वगैरह डिटेक्ट होती है, तो जैसे क्रिटिकल एक सबसे ऊपर होता है क्रिटिकल, उसके बाद हाई, मीडियम, लो एंड इंफॉर्मेटिव। तो क्रिटिकल है विद इन 24। अब सर वहां पे हो सकता है कि आपके सर्वर या वहां पे कुछ ऐसे सर्वर होंगे कि जो बिजनेस डिपेंडेंसी होगी कि वहां पे आप तुरंत ही नहीं कर सकते, आप पहले यूएटी वगैरह में करेंगे, देन वहां पे सक्सेस होगा, देन आप अपने प्रेजेंट जो अभी लाइव है एनवायरनमेंट वहां पे वो आप डिप्लॉय करेंगे वो पैच। तो वो भी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो हमारा बिजनेस इंटरप्ट हो सकता है, क्योंकि सिर्फ कंप्लायंस ही हमारा एक गोल नहीं है। हमारा गोल वो है कि हमें कंप्लायंस विद इन अ टाइम करना है, बट विदाउट बिजनेस इंटरप्शन, मतलब हमारे बिजनेस में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए और हमें कंप्लायंस करना है सर। सो जैसे कंप्लायंस की बात मैंने बताई, तो ये वीएपीटी के कंप्लायंस ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन होगी, एपीआई वगैरह आप टेस्ट करवाते होगे, देन आईएएस ऑडिट है, ब्रांच में आपका एनवायरमेंटल कंट्रोल है, लॉजिकल कंट्रोल है, अगर आपके यहाँ क्लाउड में है आपके यहाँ तो आप थर्ड पार्टी से कोई सर्विस ले रहे हैं तो थर्ड पार्टी का भी असेसमेंट करना जरूरी है। क्योंकि सर रिसेंटली आरबीआई की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पे ये बहुत क्लियर उन्होंने बताया कि ये जो अभी आउटसोर्सिंग बैंकें कर रही है तो वो उनका थॉट ऐसा है कि वी ऑलरेडी गिवन अवर रिस्क टू दोज वेंडर, मतलब कि आपने वो वेंडर को अपना रिस्क शेयर कर दिया। नहीं सर, वहां पे बहुत क्लियर उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया कि आपने सिर्फ वहां पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की है, रिस्क शेयर नहीं किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि वहां पे एसी से लेके मतलब एनवायरमेंट कंट्रोल, लॉजिकल कंट्रोल, सर्वर में पैच करना, अगर क्लाउड में आपने होस्टिंग किया है, और भी चीजें होगी जो आपने कहीं ना कहीं आपने आउटसोर्स किया होगा, तो वहां पे उनका पर्पस वो है कि आपको सिर्फ क्या किया है, आपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपने किसी थर्ड पार्टी को दी है कि अब ये आपकी जिम्मेदारी, यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स, बट रिस्क तो आप पे ही है। कल जाके कुछ होता है तो सर नाबार्ड से लेके आरबीआई से लेके कोई भी जो रेगुलेटरी हमारे ऊपर बैठा है वो क्वेश्चन हमें पूछेगा कि आपने इसका ड्यू डिलीजेंस किया था, आप वहां जाके ये चेक किए थे, आपने फिजिकल विजिट किया था, आपने वहां जाके और जो एक्टिविटी करनी थी कि आपके वेंडर, जैसे आप एंटीवायरस आपने लगाया, आप ईमेल सॉल्यूशन आपने लिया, आपके यहाँ एक्सडीआर, ईडीआर, फायरवॉल, बहुत सारी चीजें आपने डिप्लॉय की आपके एनवायरनमेंट के लिए, पर आपने जिस थर्ड पार्टी से आपका एक क्रिटिकल एक काम जिसको आपने दिया है उन्होंने किया कि नहीं किया है, वो भी जिम्मेदारी, क्योंकि सर रिस्क हम पे है। सो वो रिस्क मिटिगेशन का काम हमारा है। तो रिस्क कैसे मिटिगेट करेंगे सर हम लोग, कि हम लोग जाके ड्यू डिलिजेंस करेंगे कि हमने तो ये सारी चीजें, जैसे डीएलपी आपने किया है तो वहां पे भी होना चाहिए। आपके यहाँ जैसे पर्सनल ईमेल वगैरह आपने अब फायरवॉल से ब्लॉक किए कि रेडिफ, राहुल, ये जो दूसरे भी पर्सनल @ वाले जो मेल है वो नहीं चलेगा, सिर्फ बैंक का डोमेन वाला ही ईमेल चलेगा। तो सेम वहां पे किया है, जैसे आपका डेटाबेस से लेके वो सब मैनेज कर रहे हैं तो वहां पे डीएलपी लगाया, वहां पे पाम सॉल्यूशन लगाया, उसका लॉग वहां पे पहले तो कैप्चर हो रहा है, उसके बाद मॉनिटर हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो एज अ थर्ड पार्टी हमें उनसे कंफर्मेशन लेना है। तो वो कंफर्मेशन कैसे लेंगे सर, या तो ड्यू डिलीजेंस करने हम खुद वहां पे जाएंगे, या तो हमारा एक आउटसोर्सिंग का गाइडलाइन आप बनाएंगे कि जैसा वेंडर, जिस वेंडर को हमने जो काम दिया है, जो हमने शेयर किया है, उस हिसाब से हम वहां से ड्यू डिलीजेंस करके कंफर्मेशन लेंगे। तो ये सारी चीजें भी एज अ बैंक सर हमारी जिम्मेदारी में आ
कि ये अगर आपने नहीं किया है तो आपके पास विजिबिलिटी नहीं है, आपके पास कंफर्मेशन नहीं है कि जो आपने किया है आपकी बैंक के अंदर वो आपके थर्ड पार्टी ने किया है कि नहीं किया है। तो ये थर्ड पार्टी भी अभी बहुत क्रिटिकल है। और रिसेंटली सर अगर आप एडवाइजरी अलर्ट की बात करेंगे जो C-SIDE से हमें आती है, तो उसमें सप्लाई चेन अटैक्स को मैक्सिमम जगह वहां पे वो लोग मेंशन करते हैं, क्योंकि अब हैकर को पता चला है कि बैंकों से थोड़े अवेयर हो गए, फायरवॉल में, एंटीवायरस में, वो सब में उन्होंने प्रॉपर सब कुछ किया है। बट अगर बात करें हम लोग कि बैंक ने सब कुछ कर लिया, अब हैकर को आपके यहाँ आना है तो कौन सा वे है? तो इट्स अ सप्लाई चेन अटैक्स। सप्लाई चेन अटैक्स यानी कि आपके वेंडर जो आपका इंफ्रा मैनेज कर रहा है, आपकी एप्लीकेशन मैनेज कर रहा है, या आपके यहाँ कुछ और चीजें मैनेज कर रहा है, उनका यहाँ इंजीनियर है वो इतना अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं है कि अगर मैं बैंक के नेटवर्क में मेरा लैपटॉप या मेरा डिवाइस या मैं वहां जाके कुछ कनेक्ट करता हूँ या उनका सिस्टम में यूज कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, दे डोंट नो। उनको इतना ही पता है कि ये बैंक की रिक्वायरमेंट है, मैं ये कुछ भी करके इसका सॉल्यूशन मुझे उनको देना है। तो वहां क्या होगा सर, वापिस वो जो सप्लाई चेन अटैक्स है वो यहाँ पे आएगा। सर यहाँ पे एक यूज केस मैं बता रहा हूँ, बैंक का ही हुआ है, मुंबई की बैंक का हुआ है सर, और बहुत बड़ी बैंक है, और जो कंपनी थी वो SBI जैसे नेटवर्क को हैंडल कर रही है, ऐसी एक कंपनी है। उसके बारे में मैं थोड़ा सप्लाई चेन अटैक्स के बारे में, कि सप्लाई चेन अटैक्स होता क्या है, क्या होता है उसमें, कैसे होता है, वो एक डिस्कशन सर यहाँ पे थोड़ा एक मैं यूज केस डिस्कस करना चाहता हूँ। सर एक वेंडर था जो मैनेज स्विच जो होती है हमारे यहाँ फायरवॉल नेटवर्क में और स्विच वगैरह, तो वो मैनेज स्विच का उन्होंने पूरा ये बैंक का AMC लिया हुआ था कि एन्युअली हम आपका मेंटेन करेंगे, हमारी मैनेज स्विच रहेगी, उसका लाइसेंस भी हमारी जिम्मेदारी, उसको मैनेज करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो सर वो जो कंपनी है उन्होंने एक इंजीनियर को असाइन किया था कि दिस इज द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ योर ऑल द ब्रांचेस। और वही सर अभी सर वही हो रहा है कि शेयर्ड रिसोर्स होते हैं, एक आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक फायरवॉल के लिए, एक स्विच के लिए काम नहीं करेगा, वो शेयर्ड होता है। शेयर्ड यानी कि सर वो मल्टीपल लोग को सर्विस दे रहा है, एक ही पर्सन मल्टीपल लोगों को सर्विस दे रहा है। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने एक इंजीनियर को हायर किया था जो SBI, HDFC, एक्सिस और ये कोऑपरेटिव बैंक थी उनको भी वही मैनेज कर रहे थे। अब सर हुआ कैसे कि वो जो लैपटॉप्स यूज कर रहे थे वहां पे उन्होंने एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। मतलब कि आपको पता ही है कि गूगल से आज की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, या तो इन्फॉर्मेशन देंगे, या तो यूजर नेम पासवर्ड देंगे, या और कुछ देंगे आप, पर आप देंगे वो पक्की बात है। आपको पता नहीं है क्योंकि ये हिडन होता है। जब हमारे साथ कुछ हो जाता है तब जाके हमें पता चलता है कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसकी वजह से हमारे ये कॉन्टेक्ट चले गए, या हमारा ये क्रेडेंशियल चले गए, ये चला गया, वो चला गया, सब कुछ बाद में पता चलता है। तो सर वो जो एम्प्लॉय था सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेज स्विच करते थे, वो एम्प्लॉय ने उनके लैपटॉप के अंदर ये एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। वो सॉफ्टवेयर था पायरेटेड, उसकी वजह से उसका पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया सर। कॉम्प्रोमाइज यानी कि वो हैकर ने एक ऐसी EXE बना के गूगल के अंदर रखी थी जो फ्री में लोग डाउनलोड करते हैं, वो जब आप इंस्टॉल करते हो तो आप एक्सेप्ट एंड अग्री अग्री करके सब कुछ अलाउ 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 करते हो, मोबाइल में भी अलाउ करते हो और लैपटॉप कंप्यूटर जो भी उसमें भी आप अलाउ करते हो। सर अब वो कॉम्प्रोमाइज हुआ, मतलब कि ब्राउजर में जितने भी यूजर नेम पासवर्ड थे वो तो गए, दूसरा वो सिस्टम का रिमोट भी वो हैकर के पास आ गया। अब उन्होंने एक नोट फाइल, उनको पता चली कि ये नोट फाइल के अंदर सारे URL है, यूजर नेम पासवर्ड है, जिससे ये और जो इंजीनियर है वो यूज कर रहा है। अब सर हुआ क्या कि जो यूज कर रहे थे यूजर नेम पासवर्ड, वो हैकर ने वहां से कॉपी किया और डार्क वेब के अंदर पोस्ट कर दिया है कि मेरे पास ये डेटा आया है, एंड आप ये डेटा पब्लिश किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने स्विच प्रोवाइडर है, और इंडिया की 75+ बैंक के क्रेडेंशियल ब्रांचों के क्रिटिकल नेटवर्क डिवाइस के क्रेडेंशियल है, वो यहाँ पे ये फाइल के अंदर है, ऐसा करके। उनको कोई कमाना नहीं था, नहीं तो वो पेड भी बेच सकते थे कि चलो मैं 2-3 सैंपल करता हूँ एंड देन मैं पेड बेचूंगा, पर ये हैकर ऐसा था कि जिसने फ्री में पूरा डार्क वेब के अंदर डेटा रख दिया।
अब सर डेटा रख दिया तो वो एक बैंक के पास एक डार्क वेब मॉनिटरिंग टूल था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो डार्क वेब मॉनिटरिंग टूल में डिटेक्ट हुआ कि आपके यहाँ सप्लाई चेन अटैक्स हुआ है। सप्लाई चेन अटैक्स यानी कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेज सर्विस दे रहे, उनका एक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ, जहां से जो पासवर्ड लीक हुआ उसमें से एक यूजर नेम पासवर्ड बिलोंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपकी बैंक से। एंड जैसे ही उनको पता चला वो बैंकों की डार्क वेब में मेरा डेटा लीक हुआ है, वो भी मेरे वेंडर का, और मेरे वेंडर का जो डेटा लीक हुआ उसमें मेरा यूजर नेम पासवर्ड है, मेरी मैनेजेबल स्विच का यूजर नेम पासवर्ड है। देन तुरंत ही वो बैंक ने टेस्ट किया कि यूजर नेम पासवर्ड चल रहा है, यस इट्स वर्किंग। देन तुरंत ही उन्होंने उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो थी, जो मैनेज कर रही थी, उनको इन्फॉर्म किया। तुरंत ही उन्होंने सारे पासवर्ड वगैरह रिसेट किए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह सब कुछ कर दिया, और वो जो सिस्टम था उसको स्वैप कर दिया, मतलब क्लियर कर दिया है उसको, हार्ड फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी करना था वो कर दिया है। तो सर ये होता है सप्लाई चेन अटैक्स कि सर आपको नहीं पता है कि आपके यहाँ हैकिंग कहाँ से होने वाला है, बट ये एक वे है हैकर के पास कि जो पर्सन या जो ऑर्गेनाइजेशन आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो उनको कॉम्प्रोमाइज करके उनके सिस्टम से आपके यहाँ एंट्री करेंगे। तो हमें ये बहुत अभी इसके अंदर भी अलर्ट रहना है, सप्लाई चेन अटैक्स। और 2025 में जितनी भी एडवाइजरी अलर्ट आई थी उसमें मैक्सिमम आर फ्रॉम द ये सप्लाई चेन अटैक्स। सर एक सबसे बड़ा सप्लाई चेन अटैक्स एक हुआ है, मैं सीबीएस का नाम लेना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये पब्लिक एक प्लेटफॉर्म है, बट वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिस जो डीसीसीबी जो है उसमें तो, और आरआरबी में बहुत सारी जगह उनका सीबीएस चल रहा है, उनका स्विच भी है खुद का, और उनकी वजह से इंडिया की 800 बैंकों में ट्रांजैक्शन बंद हो गए थे फॉर द 3-4 डेज, जिसकी वजह से 800 बैंकों में सीटीएस सर्विस, स्विच की, एटीएम, आईएमपीएस कितना मतलब अफेक्ट हुआ था। तो सर ये सप्लाई चेन अटैक से क्या हो सकता है उसका मैंने एक लाइव एग्जांपल आपको डिस्कशन किया कि जो मुंबई की एक बैंक थी वहां पे तो एक मैनेजेबल स्विच का था, पर वैसा ही ऑलरेडी उसके बाद भी एक दूसरा एग्जांपल हो चुका है कि ये भी हो सकता है। तो ये सर सप्लाई चेन अटैक्स में भी हमें इतना ही ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे यहाँ ऐसे जो इंसिडेंट है उसको हम कम से कम मिटिगेट कर सके सर। अब सर नाबार्ड की हर एक गाइडलाइन, हर एक उनकी एडवाइजरी अलर्ट में उनका वही होता है कि आपने पहले तो डॉक्यूमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू, कमिटी बोर्ड या जो भी आपका है उसके अंदर रिव्यू किया है। तो ये इनकी एक स्ट्रेटजी है ये। तो उसमें मैक्सिमम बैंकों को यही प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि आईटी टीम में लिमिटेशन वही है कि सर हम टेक्निकल आप जो बोलेंगे, आप फायरवॉल में, एंटीवायरस में, ईमेल में आप जो बोलेंगे हम करके देंगे, बट इफ यू आस्क फॉर द डॉक्यूमेंटेशन कि पॉलिसी बनाओ, तो सर वो मेरा काम नहीं है, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप बात करते हो कि आप ये डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से आप एसओपी बनाओ, आपका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, सर वो प्रोसीजर हम फॉलो कर सकते हैं, बट वो प्रोसीजर बनाना वो मेरा काम नहीं है, मैं मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ, फैक्ट ये है सर। तो सारी बैंकों में यही एक इश्यू आ रहा है अभी रिसेंटली सर कि डॉक्यूमेंटेशन में कमी है, उसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी आती है, और उसकी वजह से हमने सब कुछ रिव्यू नहीं किया है। तो सर अभी तक हमने जितने भी पॉइंट डिस्कशन किए ड्यूरिंग दिस 10-15 मिनट्स, अगर कोई क्वेश्चन है कोई बैंक का तो सर वी कैन डिस्कस हियर, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बैंक को कोई क्वेश्चन है तो सर। आई थिंक सो कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि या तो सब समझ में आ गया या तो वापिस हम समझाएंगे। नो वरी सर, हम लोग प्रेजेंटेशन से शुरू करते हैं जिसमें अभी जो रिसेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ हम डिस्कस करें। सर मेरी प्रेजेंटेशन विजिबल है सबको सर? यस सर।
यस, थैंक यू। सो सर, सबसे पहली शुरुआत हुई थी 2019 में, जो आपको पहला सर्कुलर आया था रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। देन 2020 में एक सर्कुलर आया कि जहां पे सारी बैंकों में ग्रेडेड अप्रोच के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया है कि कौन सी बैंक है कौन से लेवल में आएगी, उस हिसाब से उनको काम करना है और उस हिसाब से आपको कितनी ऑडिट करवानी है, ऑडिट के अंदर क्या स्कोप होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे क्लियर किया था। तो ये जो सर्कुलर थे वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड आरआरबीज यानी रीजनल बैंक को भी एप्लीकेबल है और ये सारी बैंकों वहां पे वो इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। तो पहले तो उनका वही था कि रेगुलेटरी उन्होंने पहले तो लैंडस्केप बनाया कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। दूसरा एक ग्रेडेड अप्रोच, मतलब कि सबको सब कुछ एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके डिजिटल के हिसाब से आपके यहाँ क्या रिस्क है, क्या क्रिटिकल चीजें आपके यहाँ डिप्लॉयड है या क्या सर्विस आप दे रहे हैं, उस हिसाब से आपके यहाँ वो ग्रेडेड अप्रोच के हिसाब से आपको लेवल और एनेक्सर आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। अब कंट्रोल भी उसी हिसाब से डिजाइन किए कि जहां पे आप कौन से लेवल में आती है उस हिसाब से आपके वो कंट्रोल इंप्लीमेंट करने, बाकी सारे कंट्रोल आपको इंप्लीमेंट नहीं करने। दूसरा, उन्होंने वल्नरेबिलिटी इंडेक्स स्कोरिंग के एक असेसमेंट के लिए भी आपको एवरी ईयर सबमिट करना है, तो वो भी अभी मैक्सिमम बैंकें कर ही रही है और उनकी तरफ से भी रिक्वायरमेंट है ही कि आप हमें ये सबमिट कीजिए। जब कभी भी आपके यहाँ ऑन साइट ऑडिट आता है तब भी वो सबमिट करने के लिए वो बोलते हैं कि आप हमें दीजिए। तो आईएएस ऑडिट के हिसाब से भी, आईएएस तो पहले से बहुत सारी बैंकें करती आ रही थी, पर जब ये सर्कुलर है उसके बाद पूरा स्कोप, विजिबिलिटी एंड जो एक्सपेक्टेशन थी वो सारी चेंज हो गई। अब ये ऑडिट है तो किससे करवाना चाहिए, तो अब ये ऑडिट सर मैंडेटरी सर्टेन एम्प्लॉय ऑडिटर से करवाना चाहिए। वो भी एक सर्कुलर उन्होंने दिसंबर 2024 में इश्यू कर दिया कि आपको ऑडिट कहाँ से करना है, आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी ऑडिट, और वो गाइडलाइन भी उन्होंने एक इश्यू की है कि आपको किस फॉर्मेट में कैसे आपको बताना है सब कुछ। तो वो भी एक क्लैरिटी मिल गई है कि सर्टेन एम्प्लॉय ऑडिटर से ऑडिट करना है। देन सीसो एंड अगर सीसो है तो बाकी साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर या जो भी हो गए, उसके लिए हमें क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब ईच एंड एवरी टीम मेंबर की। अब सर सारी बैंकों में एक ये भी एक कमी है कि हमें क्लैरिटी नहीं है कि हमें क्या करना है, नेटवर्क कौन देखेगा, सीबीएस में क्या जिम्मेदारी मेरी है, क्या सीबीएस वेंडर की है, सब कुछ एक कॉम्प्लेक्स है। तो हमें वो एक क्लैरिटी पहले तो लानी चाहिए कि सीसो का रोल क्या है, इम्प्लीमेंटेशन रोल कितना है, रिव्यू का रोल कैसे करेंगे, और ये सारे कंप्लायंस के हिसाब से हमारा क्या एक्शन है वो भी हमें। तो ये सारे सर्कुलर ऑलरेडी सर मैंने आपको अभी डिस्कशन किया उस हिसाब से है। अब सर लेवल 1 2 3 ऑलरेडी सर मैनी बैंक्स नो, और ये तो आप सर हर वेबिनार में या हर जगह आप सुनते ही होंगे कि अच्छा ये लेवल 1 2 3 4 है, हमें उस हिसाब से करना है। तो हमें एक की रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे बनाया कि सारी बैंकों को एनेक्सर 1 जो है लेवल 1 के हिसाब से उनको तो करना है, यानी इन्वेंटरी मैनेजमेंट, पैच मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी, एक्सेस कंट्रोल करना है, आपके एंटीवायरस में प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, डीएलपी होनी चाहिए, ईमेल सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो अभी ईमेल में भी मैक्सिमम बैंकों ने अपना डोमेन चेंज कर दिया है। तो डोमेन तो चेंज कर दिया पर उसका सिक्योरिटी असेसमेंट हुआ, आपने वेबसाइट चेंज कर दिया तो वो जो नया सर्वर, नई वेबसाइट आपने जहां पे होस्ट किया उसका आपने वीएपीटी ऑडिट किया, आपकी ईमेल सिक्योरिटी अभी जो पुराना डोमेन भी चल रहा होगा, नया भी चल रहा होगा, तो वो दोनों में सिक्योरिटी कंट्रोल्स प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड है। क्योंकि पुराना डोमेन अभी ऐसे खलास नहीं हो जाएगा सर, अभी भी वो हैकर हो सकता है कि आपका वो डोमेन अगर आपने छोड़ दिया ऑनरशिप, तो वो हो सकता है कि वो डोमेन वो परचेस करके फिशिंग मेल सबको बेचे। तो वो ऑनरशिप भी आपके यहाँ पहले तो होनी चाहिए कि वो ईमेल वगैरह जो है हमारे पास ही है, वो सारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स भी हमने लगाए हुए, और हमने जो वेबसाइट है नए सर्वर में हमने होस्ट किया तो वो वीएपीटी भी हो चुका है, और एवरीथिंग इज सिक्योर्ड या कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपर्ली एज पर द गाइडलाइन। देन बात आती है अवेयरनेस ट्रेनिंग सर, अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर द स्टाफ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड हमारे कस्टमर के लिए। तो उसमें भी बहुत सारी बैंकें ईमेल से, ईमेल फिशिंग सिमुलेशन ड्रिल से, इन पर्सन ट्रेनिंग रखते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग रखते हैं, एसएमएस, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीजें जो अवेयरनेस में करनी है, एंड दिस इज मैंडेटरी। अगर सर आप कितनी भी चीजें लगा लो, कितने भी सिक्योरिटी सिस्टम आपके यहाँ आप
फिट कर दीजिए। पर अगर ह्यूमन एरर की वजह से हैकिंग हुआ तो सर उसको कोई बचा नहीं सकता है, कि लास्ट में एक ह्यूमन एरर है, वो तो सबसे क्रिटिकल रिस्क है कोई भी बैंक में, कि गलती से उसने डाउनलोड कर लिया और वो मालवेयर था या कुछ भी और था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ फिशिंग अटैक हुआ और कुछ ऐसी एक्टिविटी हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो अवेयरनेस वो एक रेगुलर होना चाहिए। देन बैकअप रिस्टोरेशन, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, तो ये सीसीएमपी भी आपने बनाया होगा, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। तो साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान है, उसके अंदर हमें क्या करना है, कैसे करना है, टीम कैसे काम करेंगी, और कैसे कैसे क्राइसिस को हम किसको रिपोर्ट करना है, किस फॉर्मेट में, क्या लॉग रिजर्व होने चाहिए, सब कुछ वहां पे होना चाहिए। तो ये जो बेसिक है कि सारी चीजें तो होनी चाहिए। देन लेवल 2 के हिसाब से नेटवर्क सेगमेंटेशन यानी डीएमजेड होना चाहिए, अलग अलग नेटवर्क, एच और ब्रांच का अलग होना चाहिए, सर्वर का और सीबीएस के जो हमारे सर्वर वगैरह है तो उसका अलग होना चाहिए, आईडीएस आईपीएस होना चाहिए, एएसएलसी, तो ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल है। तो वो आप तो सर बहुत कम बैंक है जो खुद के यहाँ इन हाउस डेवलप कर रहे हैं, पर आप जहां से आउटसोर्स किया है, जहां की एप्लीकेशन आप ले रहे हैं, तो उनका कभी आपने ये ऐसे एएसएलसी कंफर्मेशन लिया, आपने कभी जाके चेक किया कि आपकी पॉलिसी दीजिए, आप कैसे सेगमेंट करते हैं, आपके एप्लीकेशन की सिक्योरिटी की कैसे, आप कोड रिव्यू से लेके सब कुछ आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्योंकि आप अपनी एप्लीकेशन का, आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग का, मोबाइल एप्लीकेशन का, आपके यहाँ जितना भी है उनका सब कुछ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट आप जिनका यूज कर रहे हैं उनसे कंफर्मेशन लिया है कि नहीं? चेंज मैनेजमेंट की, कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो एक प्रोसेस में होना चाहिए। पीरियोडिक वीएपीटी होना चाहिए, मतलब साल में 2 बार तो वो वीए और पीटी एक बार होना चाहिए, वो तो है ही है, पर एज एंड व्हेन जब कभी भी नया वर्जन या कुछ भी आप अपडेट करते हैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर, तो उसका भी एक पीटी होना चाहिए, एंड देन आपको लाइव करना चाहिए। सेम सर वीएपीटी जो मैंने अभी वेबसाइट के लिए बताया, उसमें भी वही है कि जब कभी भी आपके यहाँ कुछ चेंज आता है आपकी पूरा, क्योंकि अभी आपने जो नया डोमेन लिया उसका होस्टिंग से लेके सब कुछ नया आपने सेटअप किया होगा, तो उनका वीएपीटी हुआ कि नहीं हुआ। एंटी फिशिंग एंटी रग सर, सर पता ही है कि 2025 में एक बहुत बड़ी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंदर एंटी फिशिंग एंटी रग की वजह से एक अटैक हुआ था। उसका भी सर थोड़ा एक अपने पॉइंट डिस्कस कर ही लेते हैं सर, कि वो एंटी फिशिंग एंटी रग यानी क्या है सर, कि आपके जैसे किसी ने मोबाइल एप्लीकेशन, मतलब आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन, उसी की एक डुप्लीकेट एप्लीकेशन किसी ने बनाई थी, जिसमें नाम थोड़ा मिलता जुलता है, या तो सेम नाम पे उन्होंने बनाई है, वेबसाइट बना ली, इंटरनेट बैंकिंग का पेज बना लिया, और आपके कस्टमर को वाया व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, कोई भी तरीके से वो हैकर है, वो फिशिंग मेल, व्हाट्सएप, ईमेल कुछ भी भेजता है। अब वहां पे हैकर ऐसा कि ये बैंक ने अभी नई एप्लीकेशन लॉन्च की है, प्लीज आप इसको आप यूज कीजिए, जैसे वो तुरंत ही डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद पूरा अलाउ अलाउ करके इंस्टॉल करेंगे, एंड देन जो भी यूजर नेम पासवर्ड जो भी हो उनका, पिन से लेके जो भी आप इंस्टॉल करेंगे या डालेंगे, एंटर करेंगे, वो पीछे से हैकर वो चुरा लेता है। और उसी वजह से जो लास्ट 2025 में जो एक रोग एप्लीकेशन की वजह से हैकिंग हुआ था, उसी की वजह से हुआ है। तो आपके यहाँ पहले तो आपको ऐसा एक टूल लेना चाहिए थर्ड पार्टी वेंडर से, जो एंटी फिशिंग एंटी रग यानी कि ऐसा डिटेक्शन करे, डिटेक्शन के बाद वो ऐसी जो फेक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है या डोमेन है, उसको टेक डाउन करे। और डेटा इंक्रिप्शन ये भी एक जरूरी है, कि जब डेटा आपका ट्रैवल हो रहा है, आप जब भी सबमिट बटन प्रेस करते हैं, तो आपके सिस्टम के ब्राउजर से वो डेटा सर्वर तक ट्रैवल कर रहा है, तो उस दरमियान वो डेटा इंक्रिप्टेड है कि नहीं है, इंक्रिप्टेड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें वहां पे लेवल 2 के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये सारे लेवल में अलग 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 चीजें उन्होंने बताई है जहां पे आपको काम करना है। तो एडवांस रियल टाइम थ्रेट डिफेंस होना चाहिए, रिस्क बेस्ड ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग होना चाहिए, सोर्स कोड ऑडिट वगैरह भी आपको करना चाहिए, 2FA होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट करनी है एज पर दिस ग्रेडेड अप्रोच सर्क्यूलर। अब सर ये बेसिक की हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये लेवल 2, 3, 4 के अंदर जैसे सॉक वगैरह बहुत सारी बैंक हैं जिन्होंने उनकी यहाँ 24/7 मॉनिटरिंग, उनके जो क्रिटिकल इंफ्रा है उनका लॉ कलेक्शन वगैरह। और सर एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो एक नाबार्ड का सर्कुलर है जिस हिसाब से हमने कर रहे हैं, पर अगर आईटी एक्ट की बात करें तो 2022 में कोई भी लेवल की बैंक है उनको ये आईटी एक्ट एप्लीकेबल है।
तो आईटी एक्ट के हिसाब से हमें 180 दिन का लॉग कैप्चर करना मैंडेटरी। वो क्यों करना है कि सर कल जाके जैसे हमें कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी मालूम पड़ती है तो सर वो लॉग होगा तभी जाके फॉरेंसिक ऑडिट कर पाएंगे, उसके सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम ढूंढ पाए कब किसने कहां से किया था। तो सर ये 2022 में जो 13 की एक आईटी एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट आया था कि यू हैव टू कलेक्ट 180 डेज सिस्टम कैप्चर द ऑडिट लॉग, तो वो हमें लॉग सारे कलेक्ट करना है, दिस इज मैंडेटरी। तो आप लेवल 1 2 3 4 उससे कोई लेना देना नहीं है, आईटी एक्ट में लिखा है, इट मींस वी रिक्वायर्ड। एंड सर कौन सी ऐसी बैंक है जो ऐसा चाहती है कि जब हमारे यहाँ कुछ हादसा होता है हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं मिलेगा या हमारे पास ऐसा कोई लॉग ट्रेल ही नहीं होगा सर? वो तो हर एक बैंक चाहेगी कि नहीं हमें पता चलना चाहिए कि ये कोई इंटरनल थ्रेट है कि एक्सटर्नल थ्रेट है। इंटरनल थ्रेट या आप ही के यूजर ने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी है, आप ही के अंदर कोई बैठा है जो ऐसे काम कर रहा है, या तो हो सकता है हैकर ने कोई सिस्टम का एक्सेस लिया और बाहर से किया। तो ये लॉग भी हमें कलेक्ट करना मैंडेटरी है। अगर सर ये सर्कुलर भी आपको चाहिए तो सर आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मैसेज बॉक्स में आप डाल दीजिए, तो वो सर्कुलर भी हम आपको शेयर कर देंगे जिससे आपको और क्लैरिटी मिले कि आईटी एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट है उसके हिसाब से आपको क्या करना है सर। देन सर वन टैक्स फॉर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, तो सर आपको पता ही है कि आपका फुल्ली कंप्लाइड, पार्शियली कंप्लाइड या नॉट कंप्लाइड के हिसाब से आप कौन से एरिया में है, मतलब कि आप क्रिटिकल में आते हैं, मीडियम में आते हैं, तो वो भी एक आपको जो BISC है जो इंडेक्स आपको बना के उसके अंदर फ्रेमवर्क के हिसाब से आपको मिनिमम जो एरियाज के हिसाब से मार्किंग के हिसाब से आपका एक ऑब्जर्वेशन किया अभी तक हमने इतना ही परसेंटेज काम किया है और हमें इससे ऊपर जाना पड़ेगा, अदरवाइज नाबार्ड विल टेक सीरियसली, RBI टेक सीरियसली। तो ये सारी चीजें भी हमें करनी है। तो मैक्सिमम बैंक के यहाँ पे अगर आप सर कहीं ना कहीं अगर पीछे है तो सर प्लीज फोकस आप इसमें काम कीजिए, क्योंकि ये किसी के फायदे के लिए नहीं, हमारी बैंक के फायदे के लिए, बैंक के अंदर जो पैसा पड़ा है उसके फायदे के लिए, हमारा जो ट्रस्ट है कोऑपरेटिव बैंक का वो ट्रस्ट के लिए ये सारी चीजें बनाई है, किसी को बेनिफिट के लिए नहीं बनाया। ये फॉर द सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी आपके रेपुटेशन सिक्योरिटी हो सकती है, आपके यहाँ पैसों की सिक्योरिटी हो सकती है, आपके यहाँ कस्टमर का जो ट्रस्ट है उसकी सिक्योरिटी हो सकता है। तो उसके हिसाब से ये सारा हमें करना मैंडेटरी है सर। देन सर IAS ऑडिट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो पहले तो आपके यहाँ ऑडिट पॉलिसी जो अभी सर रिसेंटली जिसने भी ईमेल आईडी दी है वो सब बैंकों को सर ये मैं पॉलिसी आपको ड्राफ्ट कर दूंगा कि IAS ऑडिट में क्या होना चाहिए, कैसे फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, क्या हम लोग वहां पे स्कोप ऑफ वर्क ऐड करेंगे, टीम कैसी होनी चाहिए, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम कुछ भी हमें रिपोर्ट आता है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट जब आता है तो हमें टॉप मैनेजमेंट को है उसका कंप्लायंस टाइमलाइन हमें वहां पे यही पॉलिसी में डिफाइन करना है और हमें सर्टिफिकेट वगैरह कंप्लायंस करना है, मतलब विद इन अ टाइम वो सारे कंप्लायंस भी करने हैं। देन सर सिक्योरिटी ऑडिट भी बहुत। यस सर। हेलो सर। यस मैं सिंधुदुर्ग DCC से बात कर रहा हूँ सर। जी सर। IAS ऑडिट रिक्वायरमेंट जो आपने बोला, तो IAS हाँ। ऑडिट के लिए सर्टिन एंड पैनल ऑडिटर चाहिए या सीसा चलेगा? नहीं सर, सर्टिन इज मैंडेटरी सर। 17 दिसंबर 2024 में नाबार्ड ने सर्कुलर इशू किया है कि यू हैव टू मैंडेटरी कंडक्ट ऑडिट फ्रॉम द सर्टिन एम्बल ऑडिटर ओनली। तो सर मैं साइबर सिक्योरिटी की नहीं बात कर रहा हूँ, सीसा मतलब CBS का ऑडिट हो गया, बाकी जो ऑडिट रहता है CBS का, इसके लिए भी सर्टिन ही चाहिए? सर्टिन इज मैंडेटरी सर नाउ डे सर। ओके ओके, थैंक यू सर। कल जाके सर, अभी सर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी बात ही चल रही है तो सर अभी रिसेंटली नाबार्ड ने बहुत सारी बैंकों में गैप असेसमेंट ऑडिट चालू किया सर। तो नाबार्ड के पास सर इसके लिए सर्कुलर कौन सा है? ये जो गाइडलाइन आप बता रहे हो वो सर्कुलर आप शेयर कर सकते हो? हेलो हेलो सर, DCB उत्तरकाशी। हेलो यस सर। यस सर। सर इसमें जो आपने बताया ना दिसंबर 2 सर्कुलर है ना उसका, यस सर। IAS ऑडिट और इसका कि सर्टेनिटी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक वो लिख दिया है कि एडवाइज्ड, बैंक आर एडवाइज्ड। तो बराबर अब है कई ऑडिटर जो है, जो हमारे पहले से एडिशनल ऑडिटर है, वो कहते नहीं इसमें कंपलसरी नहीं लिखा हुआ है,
इस बेस पे जो है फिर वो प्रॉब्लम हो जाते हैं। लेकिन हम तो खैर इस बार सर्टेन सी ही कराएंगे, यस लेकिन सर, वो है ये चीजें आती है। यस सर। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ कि सर सर्टिन और नॉन सर्टिन के बीच में क्या डिफरेंस है, थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे सर। कि सर्टिन है ना सर, वो एक ऐसी नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो साइबर सिक्योरिटी के लिए पूरे इंडिया के लिए काम करती है। मतलब साइबर सिक्योरिटी जो नेशनल लेवल की जो हम लोग अगर बात करें तो वो सर्टिन है हमारी नोडल एजेंसी जो काम करती है। वैसे सर जैसे आपने ब्लैक कमांडो देखे होंगे, एनएसजी कमांडो, तो वो जैसे हमारे यहाँ कोई भी क्रिटिकल ऐसा बड़ा हादसा होता है उसके लिए एनएसजी को बनाया है, ऐसे साइबर सिक्योरिटी के लिए सर्टिन को बनाया हुआ है सर। अब सर सर्टिन ने क्या किया है कि एक लिस्ट बनाया है। लिस्ट में यानी कि पहले तो सर सर्टिन एमएन ऑडिटर को क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, मैं उसकी सर थोड़ी बात करता हूँ यहाँ पे सर। कि सर्टिन में पहले तो 5 फेज में उनकी एग्जाम होती है सर। तो सर वो एग्जाम में सर अगर टेक्निकल बात करें तो टेक्निकल भी पोर्शन है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी एक पोर्शन है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एक पोर्शन है कि पुराना एक्सपीरियंस क्या है, टूल क्या यूज करते हो, कौन से लेवल पे लोग है आपके पास, कितना एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ भी पहले डॉक्यूमेंटेशन देखा जाता है। देन सर आता है टेक्निकल टेस्ट। टेक्निकल यानी कि वो लोग एक लैब देते, लैब के अंदर मिनिमम 90% लाना मैंडेटरी है। अगर यू ऑब्टेन 89%, सो सर आप डिसक्वालिफाइड हो गए। तो सर एज अ बैंक सर आपको ऐसे ऑडिटर को ही सिलेक्ट करना चाहिए कि जो सही से अच्छे से फाइंडिंग आपको दे, जो क्वालिफाइड है सर। हर साल सर 10,000 एप्लीकेशन सर्टिन के अंदर लोग अप्लाई करते हैं। उसमें से सर अभी आप देखेंगे तो सर 350 मैक्सिमम अभी लिस्टेड कंपनी है। तो सर 10,000 में से 350 यानी कि आप समझ सकते हैं कितना टफ इनका एग्जाम है, कितना टफ इनका प्रोसेस है, जिसमें सबको क्वालिफाइड होके वो लिस्ट में आना है सर। तो पहले तो सर देखो आप अभी जिनको भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं किया है। हाँ, हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ सीसा ऑडिटर है, ये इनके है तो हम इनके साथ काम कर रहे हैं। उनका क्वालिफिकेशन नहीं, कि उनकी टीम कितनी बड़ी है, उन्होंने कितनी बैंकों में काम किया है, कौन से लाइसेंस टूल यूज कर रहे हैं, सर ये कोई भी बैंक अभी नहीं देखा है। और सर इसके ऊपर मैं एक चलो बात करता हूँ सर, अगर कोई ऑडिटर को कंट्रोल करना है जो सर्टिन में नहीं है तो सर इम्पॉसिबल है। क्यों? कि मैं सीसा सर्टिफाइड हूँ, मैं ऑडिट करूंगा, मैं रिपोर्ट दूंगा, मेरे ऊपर कोई भी रेगुलेटरी नहीं है, ना कोई ऊपर देखने वाला है जिसको मुझे रिपोर्ट करना है, जिसको मुझे आंसर करना है। ठीक है सर, पर सर्टिन के अंदर ऐसा नहीं है सर। हम लोग को सर्टिन हमारे ऊपर है, तो जिससे क्या होगा कि सर कोई रेगुलेटरी उनको कंट्रोल कर रही है। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी, ऐसे स्कोप होना चाहिए, ये लोग ट्रेन लोग है, ट्रेनिंग इनको मिलती है सर्टिन की तरफ से, उनका टेक्निकल इवोल्यूशन हुआ है कि वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग, नेटवर्क टेस्टिंग के अंदर इन्होंने मिनिमम 90% लेके आए। मतलब इनके पास जो टीम है वो इतनी क्वालिफाइड है कि इनके जो फाइंडिंग है वो बैंक को बेनिफिट दिलवा सकते हैं। कि सर ये सिर्फ कंप्लायंस नहीं है, ये सिर्फ ऑडिट नहीं है, इट्स अ मिरर कि हमारे यहाँ क्या वनडाबिलिटी है, हमारे यहाँ क्या गैप्स है, वो अगर कोई आपको ढूंढ के देगा तब जाके सर आप उसमें काम करेंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या इश्यूज है तो उसमें आप कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। लास्ट में आता है। तो हाँ ये सर, जो गाइडलाइन आप बोल रहे हो नाबार्ड की, क्या वो शेयर कर सकते हो आप? हाँ सर, वो मैं कौन सा आप अपना circular मेल है? आईडी सर मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए, आई विल वो शेयर द डेट गाइडलाइन सर। कौन सा सर्कुलर है? डेट जरा मैं बताओ ना। 17 दिसंबर 2024 का सर्कुलर है, और सी साइड जी ने ही भेजा है सर। मतलब कि जो साइबर सिक्योरिटी जो है हमारा नाबार्ड के अंदर में एक डिपार्टमेंट, उन्हीं ने ये सर्कुलर इश्यू किया है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। यस सर। तो सर ये टेक्निकल के बाद सर एक आता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। सर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फ्रॉम द इंटेलिजेंस ब्यूरो सर, XYZ कंपनी या थर्ड पार्टी से नहीं, जो सबसे ट्रस्टेड एजेंसी है इंडियन गवर्नमेंट की, इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। एंड देन सर लास्ट में उनका इंटरव्यू होता है विद द नोडल एजेंसी। वहां पे IPS, IFS, IS ऐसे लोग सब लोग हैं जो सारा इंटरव्यू वगैरह, जो ऑडिटर जो सिलेक्टेड है उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। देन वो क्वालिफाइड होके उनका नाम सर्टिन की लिस्ट में आता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना सर, वो आपको बेनिफिट दिलवा सकता है इफ यू गो विद द सर्टिन सर।
नॉन सर्टिन में कल जाके सर नाबार्ड से लेके आरबीआई से लेके कोई भी बोल सकता है कि सर वी रिक्वायर्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑडिटर। और रिसेंटली सर अगर आप प्रवाह में या कहीं पे आप कुछ अप्लाई करते हैं ना सर, उसमें मैंडेटरी कहीं पे लिखा हुआ भी है, मैंने पढ़ा है कि हमें ये जो सर्टिफिकेट है या ये असेसमेंट है ना, वो सर्टेन नंबर ऑडिटर का चाहिए। मतलब कि नाबार्ड ने भी अब ट्रस्ट, आरबीआई ने भी ट्रस्ट किस पे रखा है कि सर्टेन नंबर अगर देगा ऑडिटर तो वो करेक्ट होगा, क्योंकि वो एक रेगुलेटरी के अंडर में आता है, वो भी इंडियन रेगुलेटरी के अंडर में आता है। अगर आप सर कोई भी मतलब कि सीसा या जो भी अपने सर्टिफिकेशन की बात करें तो उनके ऊपर कोई रेगुलेटरी नहीं है, उनके यहाँ कोई गाइडेंस नहीं है क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ बस जैसे आपका स्कोप होगा उस हिसाब से आपको रिपोर्ट सबमिट करेंगे, दैट्स इट सर। तो हमें सर हमारा पर्पज है, अगर हमें कोई हमारे यहाँ गैप असेसमेंट करके दे, हमारे यहाँ वनराबिलिटी या हमारे यहाँ क्या इश्यूज है वो देंगे तो हम उस पर काम करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। अगर वो सिर्फ एक ऑडिट रिपोर्ट के लिए आप कर रहे हैं तो सर वो तो आप बड़ा रिस्क ले रहे हैं आपकी बैंक के अंदर, क्योंकि सर लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं, लोगों का ट्रस्ट है, और उसी को मैनेज करने के लिए हमें आईटी डिपार्टमेंट, सर नाउ अ डे इन अ बैंक आईटी डिपार्टमेंट इज अ हार्ट, कि सर अगर आईटी डिपार्टमेंट पुअर है, वो अगर कैपेबल नहीं है तो वो बैंक आगे नहीं बढ़ सकती है। क्योंकि आज सर डिजिटल बैंकिंग की बात करो, सीबीएस की बात करो, यूपीआई, आईएमपीएस, जो भी अभी कुछ भी करना है सर, इवन व्हाट्सएप बैंकिंग से लेके जो भी कुछ करना है, तो सबसे स्ट्रांग आईटी डिपार्टमेंट होना चाहिए। और आईटी डिपार्टमेंट अगर स्ट्रांग होगा तो वो बैंक सारी डिजिटल चैनल में या सारी जो भी नई चीजें आ रही है डिजिटल इंडिया के अंदर, वो सब में वो एडवांस रहेंगे। और सर आपने देखा भी होगा कि जो बैंकें अभी तक डिजिटल में आगे नहीं बढ़ पाई है ना सर, वो वहीं पे रही है, और अभी या तो बंद हो रही है या तो मर्ज हो रही है या तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है। तो सर हमें आगे बढ़ना है तो वी हैव टू डू, कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, तो दिस इज द थिंग्स, कि हमें जो गाइडलाइन है वो फुलफिल करनी है, कंप्लाइड करना है, और हमें आगे बढ़ना है सर। सो हमारा जो प्रेजेंटेशन सर जहां से अटका था वहां से हम लोग वापिस आगे बढ़ते हैं। यस, तो सर साइबर सिक्योरिटी ऑडिट के अंदर हमें, जैसे मैंने क्वार्टरली रिव्यू एक बात की है, तो उस हिसाब से हमें साइबर सिक्योरिटी ऑडिट के अंदर ये सारा ऑडिट से लेके हमारा, पहले तो सर बहुत सारी बैंकों में स्कोप ऑफ वर्क ही डिफाइन नहीं है कि क्या हमारी जिम्मेदारी है, क्या हमारे थर्ड पार्टी वेंडर की है। अगर थर्ड पार्टी वेंडर की है तो आप उनसे मेल में या कहीं कोई कंफर्मेशन लीजिए, और उनकी जिम्मेदारी नहीं है तो वो आपके स्कोप ऑफ वर्क में होना चाहिए, ये भी असेसमेंट करेंगे। तो ये सारी चीजें अभी कमी है, जो साइबर सिक्योरिटी ऑडिट या आईएस ऑडिट जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, वहां पे सर फिक्स नहीं है कि हमें क्या करना है कैसे करना चाहिए। अभी तक जो आ रहा है बस उसी को कंटिन्यू करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सर। पर एज एंड व्हेन जब नई एडवाइजरी आई, अलर्ट आई, कोई सर्कुलर आया, कोई ऐसी चीजें है जिसकी वजह से हम लोग हमारे स्कोप ऑफ वर्क या हमारी पॉलिसी में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, तो सर यहाँ पे ये एक कमी है कि हमें, जैसे सर आपके एंटीवायरस को आप कैसे डेली अप टू डेट रखते हो, वैसे भी हमारे यहाँ ये रेगुलेटरी जो गाइडलाइन है, एडवाइजरी अलर्ट है, उसके हिसाब से हमें उनको भी अप टू डेट रखना चाहिए सर। देन सीसो की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर ये हम लोग आगे अभी जो वेबिनार करेंगे उसमें ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे, और जो कैलेंडर रिव्यू है उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे सर। देन इंसिडेंट रिपोर्टिंग, सर मैक्सिमम बैंकों ने ये साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान तो बनाया हुआ है, पर वो पहले तो बोर्ड अप्रूव्ड होना चाहिए, एन्युअली रिव्यू नहीं हो रहा है, जो हो रहा है बस उसमें डेट चेंज हो रही है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी चला गया पर वो पॉलिसी तो वो वही की वही है। अभी सर नए नए अटैक्स हर रोज आ रहे हैं, तो उसमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, प्रोसीजर क्या रहेगी, क्या एसओपी रहेगी, कौन से डेटा हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे, वो कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा है। तो सर ये जब जाके कुछ होगा तब हमें नहीं वहां पे दौड़ना है। अभी से सर आप अप टू डेट रखो, और इफ यू रिक्वायर्ड एनीथिंग, कि आपको कुछ साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट में कुछ कंफ्यूजन है या आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है समझने में, या रिपोर्टिंग के फॉर्मेट में किसको रिपोर्ट करना है कैसे करना है, तो सर वी आर अवेलेबल। आप यहाँ पे मेरा नंबर भी मैं लास्ट में यहाँ पे आपको पोस्ट कर दूंगा, तो आप वो नंबर पे या मेरा मेल आईडी भी मैं पोस्ट कर दूंगा, आप मेल पे भी आप मेल कर सकते हैं, जिससे हम लोग ये जहाँ पे कमी है उसको हम लोग कैसे करके फुलफिल कर सके। कि ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ मैं बातें करके चला जाऊंगा तो उससे सर आपको क्या अडॉप्ट करने,
अगर कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगा ये वेबिनार के बाद, या कुछ आपके यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट या कोई सर्कुलर लेके अगर आप काम करेंगे तो आपका ये 1 घंटे का आपने जो भी सुना है वो फुलफिल होगा सर। देन सर व्हाट नाबार्ड एक्सपेक्टिंग सर, ये सबसे आपके लिए जरूरी चीज है कि पहले तो बोर्ड ऑनरशिप, आरबीआई ने सॉरी नाबार्ड ने बोल दिया अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पर कब सर, अगर आपने वो बोर्ड को बताया कि सर ये हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये पॉलिसी में हमने लिखा है पर इसके लिए हमें ये चाहिए, अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। और सबसे ऊपर वो होता है कि हमने पॉलिसी में तो लिखा है, बोर्ड ने भी अप्रूव किया, पर हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो वो भी एक कंसर्न है। तो पहले तो बोर्ड ऑनरशिप, सेल्फ असेसमेंट सर, तो आपकी तरफ से सर वो पैरा के हिसाब से नाबार्ड ने हमारा एक एक्सेल शीट आपको फॉर्मेट दिया ही होगा कि जो आपको सेल्फ असेसमेंट करना है। मतलब फर्स्ट टाइम तो आपने किया ही था, बट नाउ डे एवरी करवा देगा, आप हमें सबमिट करके दीजिए ये सेल्फ असेसमेंट में आपका क्या स्टेटस है आज के दिन। वो भी आपका रेगुलर अप टू डेट होना चाहिए सर। आईएएस ऑडिट एनुअली एवरी ईयर आपको करना चाहिए। ऑडिट फ्रॉम द सर्टेन नंबर ऑडिटर, वो सर्कुलर में ही सर जिनके पास नहीं है उनको मैं शेयर कर दूंगा, वो करना चाहिए। और बेनिफिट क्या है सर्टेन नंबर ऑडिटर से, वो भी मैंने सर थोड़ा डिस्कशन किया है। सीसो सर आपको अपॉइंट करना चाहिए। सर सीसो यानी कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ मास्टर या कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन वाला होना चाहिए। सीसो नाबार्ड की एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी सर्कुलर, गाइडलाइन, एडवाइजरी, अलर्ट जो भी आ रहा है वो क्लियरली उनको पता होना चाहिए, वो कैसे कंप्लायंस करेंगे, वो सारी जिम्मेदारी जो है ना वो पर्सन की है। तो उसमें कोई क्वालिफिकेशन की बात नहीं है, पर ये सारी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी गाइडलाइन है हमें वो इम्प्लीमेंट करना, वो सीसो का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें पॉलिसी आ गई, इम्प्लीमेंटेशन आ गया, इम्प्लीमेंटेशन के बाद रिव्यू, और रिव्यू सिर्फ वन टाइम नहीं होता है सर, इट्स अ रेगुलर रिव्यू। पैच मैनेजमेंट है तो एवरी मंथ जैसे हमें पता चलना चाहिए कि हमारे यहाँ पैच मैनेजमेंट का रिपोर्ट क्या है। जैसे हमारे यहाँ और भी टिकटिंग टूल वगैरह आपने अलर्ट वगैरह लिए हो, तो सारी टिकट क्लोज हो रही कि नहीं हो रही, और कौन सी टिकट है वो कॉमन आ रही, तो ये सारी चीजें भी हमें मतलब रिव्यू में लेनी चाहिए। इंसिडेंट रिपोर्टिंग यानी कि सर कुछ भी इंसिडेंट होता है तो हमें किसको रिपोर्ट करना है, किस फॉर्मेट में करना है। अगर नहीं हुआ है हमारे यहाँ तो क्वार्टरली आपके इंटरनल नेल रिपोर्ट होना चाहिए कि हमारे यहाँ इस क्वार्टर के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। कंटिन्यू मॉनिटरिंग यानी कि सर सॉक, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के, जिसमें आपके क्रिटिकल जो डिवाइस है, इवन सर जो सीबीएस के है 22 में जो अभी इशू आरबीआई ने किया है, तो उसमें तो सर वहां तक लिखा गया है कि आपके सीबीएस के यूजर की एक्टिविटी भी सॉक के अंदर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्यों सर, कि अगर नॉन वर्किंग आवर्स में कोई सीबीएस में लॉगिन करके कुछ एक्टिविटी कर रहा है और आपको उनका अलर्ट मिलेगा तो आप तुरंत ही उसमें काम करेंगे। बाकी तो रात को अगर हैकर से लेके, या इंटरनल थ्रेट हो सकता है या तो एक्सटर्नल हो सकता है, सीबीएस में कुछ एक्टिविटी किया, किसी को एक क्लर्क था उनको सुपर एडमिन बना दिया, 2FA डिसेबल कर दिए, तो ये सारी एक्टिविटी, कोई डिसेबल यूजर था उसको इनेबल करके उसमें काम करना चालू कर दिया, तो वो मॉनिटरिंग कैसे करेंगे। तो ये अभी क्रिटिकल थिंग्स हैं जो हमें कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना चाहिए। और वेंडर अकाउंटेबिलिटी, तो वो तो SLA वगैरह, एग्रीमेंट वगैरह तो करते ही है, पर ड्यू डिलीजेंस भी इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने आउटसोर्स किया है तो आपको इसका ड्यू डिलीजेंस करना ही चाहिए। सर अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो साइबर सिक्योरिटी इज नॉट अ ऑप्शनल सर, इट्स अ मैंडेट। मतलब बहुत सारी बैंकें हैं कि हम तो आईएएस ऑडिट वगैरह है वो 2 साल में एक बार करवाते हैं तो हमारे यहाँ काम हो जाता है। तो सर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, कि कल जाके सर जब कभी भी हमें नहीं पता रहेगा कि 2 साल में कौन सी क्रिटिकल चीजें, कौन सी वल्नरेबिलिटी या कौन से गैप्स जो हमें इम्प्लीमेंट करने थे नहीं किए, तो वो ऑडिटर आके बताएगा कि सर आपके यहाँ ये प्रॉपर नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से हमें सब कुछ ध्यान में रख के ये करना चाहिए। सर जिस बैंक ने भी यहाँ पे अपने मेल आईडी वगैरह शेयर किए उनको मैं ये जो भी गाइडलाइन की, सर्कुलर की बात हुई, आईटी एक्ट की बात हुई, मैं सारे, इवन दो जो ऑडिट पॉलिसी है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा आपके मेल आईडी पे। अगर आपको कहीं पे कुछ भी दिक्कत आ रही है कि मुझे ये पॉइंट में समझ नहीं आ रहा है, हमारी बैंक ये लेवल में आ रही है तो हमें कैसे करना है, तो सर आई विल बी देयर, मेरा मेल आएगा, उसमें सिग्नेचर में मेरा नंबर भी रहेगा सर, आप कॉल कर सकते हो। और मेरा नंबर मैं यहाँ पे वापस टाइप भी कर रहा हूँ, ईमेल आईडी भी टाइप कर रहा हूँ सर, तो आप यहाँ से भी आप मुझे रीच कर सकते हैं, जिससे हम लोग
हमारा मतलब कि वही है ये वेबिनार का मोटिव कि सर आपको सब कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है तो वी कैन टॉक पर्सनली, कि सबके सामने डिस्कस नहीं करना है तो कोई बात नहीं सर, हम लोग पर्सनली बात करेंगे। और इफ यू वांट टू डिस्कस अबाउट द पॉलिसी गाइडलाइन इम्प्लीमेंटेशन, तो सब में सर हम आपको हेल्प करेंगे जिससे आपको दिक्कत ना आए। और सर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सर एक डाउट था, थोड़ा क्लियरिटी चाहते थे डीसी Yes, sir. उत्तरकाशी से। यस सर सर। अभी हम लोगों ने जैसे आईएएस ऑडिट हो गया, गैप असेसमेंट भी करा दिया हमने, और ये बीएपीटी भी आप ही लोगों ने किया हुआ था, आप ही फर्म ने किया हुआ था हमारे बैंक का। तो इसके बाद अभी साइबर सिक्योरिटी ऑडिट भी कराना है, तो ये क्या एक जैसे एक साथ कैसे कराया जाए, मतलब हम ये चाह रहे हैं यस ये इसमें कुछ गैप होना चाहिए कि 1-2 महीने का, कि एक साथ हम कराएं। यस सर। अब सर इसका क्लैरिटी में सर, आपके यहाँ जैसे आपके यहाँ कैलेंडर है ना, नाबार्ड को रिपोर्ट करने के लिए, आरबीआई को रिपोर्ट करने के लिए, अपने एनपीसीआई को रिपोर्ट करने के लिए, जितनी भी रेगुलेटरी है उनको रिपोर्ट करने के लिए आपने कैलेंडर बनाया है कि ये महीने में मुझे ये करना है, एवरी मंथ मुझे ये करना है, क्वार्टरली, ये हाफ ईयरली, ईयरली। उस हिसाब से सर ये ऑडिट का भी आपके यहाँ कैलेंडर होना चाहिए। नहीं, ऑडिट में एनुअल बेसिस पे है कि अब ये कि हम एक साथ कराएं कि या हर क्वार्टर में एक एक चीज कराएं, ये कैसे क्लियर होगा? देखो पहले तो आपको कंप्लायंस करना है, तो कंप्लायंस करने के लिए अगर आप ये जैसे अभी जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने आपके लिए क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि अभी ईयर एंड आ रहा है तो वो भी एक है, और दूसरे भी प्रोजेक्ट आपके रहेंगे जिसमें आप लोग बिजी रहेंगे। तो सर एवरी 6 मंथ जो ऑडिट होना चाहिए, तो सर पहला आप जून में कीजिए, देन दिसंबर में कीजिए, जिससे क्या होगा कि कंप्लायंस में आपको टाइम भी मिल जाएगा और आपका कंप्लायंस विद इन टाइम होगा पहली। और सर हर एक ऑडिट का एक कैलेंडर होना चाहिए सर, ऐसा कुछ भी कहीं पे क्लियर नहीं है कि क्वार्टरली करना चाहिए या मुझे एक ही मंथ में सारे ऑडिट करवाना चाहिए। सर इट्स बेस्ड ऑन बैंक कि आपकी ऑडिट पॉलिसी में आपने क्या पॉलिसी बनाई है। कि एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि सर आप लेवल 1 की बैंक है एग्जांपल, तो आपको साल में एक बार बीएपीटी ऑडिट करना है, एक बार आईएएस ऑडिट करना है, और दूसरे भी ऑडिट होंगे जो हमें करने हैं। डिसाइड कर लीजिए कि सर 1 जून में करूंगा, दूसरा जुलाई में करवाऊंगा, उसके बाद मैं ये करवाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपको एक महीने का एक तो गैप मिल रहा है ऑडिट रिपोर्ट आने में, जिससे आपको वो 1 महीने के अंदर वो जो ऑडिट रिपोर्ट आया उसका कंप्लायंस कर सके। नहीं तो सर अगर आपके पास 5 ऑडिट के रिपोर्ट आ गए पर आपने विद इन कंप्लायंस नहीं किया, तो उसमें भी आपको सर ऑब्जर्वेशन आएगा कि बैंक नॉट कंप्लाइड विद इन अ टाइमलाइन। ठीक है, उन्होंने तो ऐसा तो बोला नहीं कि 1 ही महीने में सब कुछ करो, वो ऐसा बोल सकते हैं कि आपने विद इन अ टाइमलाइन ये सारे कंप्लायंस नहीं किए सर। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए सर, हमारा सॉल्यूशन वही है कि सर आप मैनेज करो कि सारे कंप्लायंस हमें 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर करना है, तो उस हिसाब से मैं ऑडिट करूं, जिससे मेरा कंप्लायंस और ऑडिट सब कुछ स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। उनके सामने ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि 6 महीने तक 8 महीने तक ऑडिट रिपोर्ट पड़ा रहा पर कंप्लायंस नहीं लिया, ना कंप्लायंस में काम किया बैंक ने, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी उनके सामने खड़ी होती है सर। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए सर। और सर दूसरा सपोर्ट चाहिए पॉलिसी के लिए। पॉलिसी क्या है कि अभी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, यस सर, तो उसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। यस सर, पक्का सर हम लोग सपोर्ट करेंगे। जिस लेवल की बैंक आपका डिजिटल जितना आपने वहां पे सेटअप किया है, आउटसोर्स किया है, उस हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे। और वो पॉलिसी सर ऐसी होनी चाहिए कि जो एक्चुअली हम इम्प्लीमेंट कर पाए। बाकी आज के दिन सर बहुत सारी बैंकों में हमने देखा है कि पॉलिसी तो बना ली है और वो पॉलिसी के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन फिजिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या है उनकी और दिक्कत है। तो सर हम लोग उसमें भी हेल्प करते हैं कि सर आपके ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का काम कर सकती है, क्या आपके यहाँ डिजिटल सारे एसेट्स है, उस हिसाब से हम ऑडिट करेंगे। पहले ऑडिट के हिसाब से हमें पता चलेगा कि सर आपके यहाँ पे ये पॉलिसी होनी चाहिए और इसके हिसाब से आपको कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट करना है। जैसे पासवर्ड पॉलिसी एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर, तो लोग पासवर्ड पॉलिसी यानी यही समझते हैं कि हमारे यहाँ सीबीएस में हमने पासवर्ड पॉलिसी लगा दी है। नहीं सर, आप जितनी जगह लॉग इन करते हैं ना, आपका ईमेल हो गया, आपका सीबीएस हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, फायरवॉल हो गया, एनपीसीआई, आपके स्पॉन्सर कोई बैंक है, जितनी भी जगह आपने यूजर ने पासवर्ड लगाया ना, तो वो सब जगह ये अप्लाई होगा सर। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने लिख दिया कि 2 फैक्टर, पर काफी सारे ऐसे टूल हो गए जहां पे 2FA अभी तक उन्होंने दिया ही नहीं है, तो वहां पे आपने क्या एक्सक्लूजन या इंक्लूड किया है,
तो वो भी सर पॉलिसी में होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारी पॉलिसी ड्राफ्ट होनी चाहिए कि जो एक्चुअली हम लोग फिजिबली इम्प्लीमेंट कर सके। सिर्फ पॉलिसी बनाने से हमारा या आपका काम कंप्लीट नहीं होगा सर, उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना ही जरूरी है। और इम्पैक्ट भी, कि जो एक्सपेक्टेशन है नाबार्ड की, हमें सिक्योरिटी के हिसाब से हमें जो बचना है उस हिसाब से भी मैच हो रहा है ना, देन वो हमें करना चाहिए वहां पे सर। यस सर, एनीवन, कोई और कोई बैंक है जिनको कोई क्वेश्चन है सर, वी कैन डिस्कस हियर। आई थिंक सो देयर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम द क्लाइंट। एंड सर हम लोग यही सर्कुलर और ये जो गाइडलाइन मैं अभी शेयर करूंगा, वही पॉलिसी के बारे में हम लोग एक सर डिस्कशन करेंगे। मतलब कि अब डिटेल में एक एक पॉलिसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर्पस क्या है, कैसे करेंगे, क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है। तो ये सारी चीजें भी हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वेबिनार का भी हम लोग विद इन 15 डेज नेक्स्ट वेबिनार करेंगे, जिसका इन्विटेशन वापस हम भेजेंगे। और जो पॉइंट हमने जो आज पॉलिसी सर्कुलर जो भी है डिस्कस किया, उसका कुछ कोई पॉइंट डिस्कशन करना चाहते हैं वो भी करेंगे। और नए अभी जो रिसेंटली एडवाइजरी अलर्ट आई उस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिससे एक्शन टेकन रिपोर्ट कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे क्रिएट करेंगे, हमारे यहाँ फायरवॉल में क्या होना चाहिए, एंटीवायरस में हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपके थर्ड पार्टी वेंडर की जिम्मेदारी क्या है, सब कुछ वहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे सर। सो विल इन टच, आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। 15 दिन के बाद वापिस नए वेबिनार नए टॉपिक के साथ वापिस हम लोग सर डिस्कस करेंगे, मीटिंग करेंगे। एंड थैंक यू ऑल सर, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो सर मेरा मेल आईडी और फोन नंबर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, आप सर डायरेक्टली वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।